वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूं उसमें प्रसार का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 इसका अपलोड कर दिया है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने उसमें प्रसार की डेफिनेशन के बारे में और ठोसों के अंदर जो उसमें प्रसार होता है उसके बारे में बात की थी, यानी उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्य में उसमें प्रसार और गैसों में उसमें प्रसार। और गैस से संबंधित जो कुछ नियम होते हैं, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और भी नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको हमें हमारी जो एयरफोर्स की लुसेंट वाली फिजिक्स की बुक आती है उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो में द्रव्य के ऊष्मीय प्रसार के बारे में। अब द्रव्य का ऊष्मीय प्रसार क्या होता है कि द्रव्य की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अतः इसमें केवल आयतन प्रसार ही होता है। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि द्रव्य होता हो लिक्विड होने के कारण उसकी निश्चित आकृति नहीं होती, उसको किसी पात्र में रखा जाता है। तो इसमें केवल आयतन में ही परिवर्तन होगा, यानी कि इसका कोई क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता है। तो हम इसमें केवल आयतन प्रसार ही संभव है, न कि क्षेत्रीय और रेखीय। और द्रव्य को गर्म करने के लिए उसे किसी बर्तन में रखा जाता है, अतः गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर द्रव्य का। इसलिए द्रव्य में दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा लिक्विड होता है यानी कि द्रव्य होता है, उसको किसी बर्तन में रखा जाता है। और यदि अपन इसको किसी थीटा टेम्परेचर से गर्म करते हैं तो पहले तो हमारे बर्तन के अंदर वो प्रसार होता है, उसके बाद में द्रव्य के, यानी कि पहले बर्तन गर्म होने के कारण बर्तन में प्रसार होगा और फिर जो हमारा जो द्रव्य होता है उसके अंदर प्रसार होता है। तो इसके अंदर दो प्रकार के प्रसार गुणांक पाए जाते हैं, एक तो आभासी, एक वास्तविक। हम जो द्रव्य के अंदर वास्तविक द्रव्य का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, उसके अंदर जो अंतिम यानी कि रिजल्ट यानी कि जो वास्तविक आयतन में परिवर्तन देखते हैं, उसके लिए जो प्रसार गुणांक का उपयोग किया जाएगा वो होता है वास्तविक प्रसार गुणांक। और जो आभासी परिवर्तन होता है आयतन के अंदर, उसके लिए जो प्रसार गुणांक का प्रयोग किया जाता है वो आभासी। तो दोस्तों, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है और वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है। यानी कि माना कि किसी बर्तन है हमारा, इसके अंदर एच ऊंचाई तक यानी कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसको पहले अपन थीटा टेम्परेचर से गर्म करते हैं, तो हमारी सेकेंड अवस्था क्या होगी कि ये जो बर्तन होगा इसके अंदर थोड़ा प्रसार हो जाएगा, यानी कि थोड़ा प्रसार होने के कारण अधिक चौड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो इसके कारण जो यही लिक्विड तो समान रहेगा, तो इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि पहले तो ये थी, उसकी अपेक्षा अब ऊंचाई कम हो जाएगी, यानी कि पहले एच ऊंचाई थी, अब हो जाएगी ये x है, तो इसकी ऊंचाई बचेगी h माइनस एक्स। अब फिर से इसको उसी टेम्परेचर से गर्म करते रहेंगे, फिर बर्तन गर्म होने के बाद लिक्विड भी हमारा गर्म होगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका जो अब है वॉल्यूम है उसमें एक्स यानी कि वो होगा एक्सपेक्शन यानी प्रसार होगा। तो प्रसार होने का पहले हमारा ये था और ये हो गया था, फिर इससे उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो अपन जो इसमें वास्तविक जो आयतन में परिवर्तन देखते हैं वो तो हमारा ये होता है ओनली इस ऊंचाई वाला। लेकिन जो आयतन में जो आभासी परिवर्तन होता है वो होता है ये। तो इस आयतन के लिए जो प्रसार गुणांक उपयोग में लिया जाता है वो होता है आभासी, वो वास्तविक प्रसार गुणांक नहीं दोस्तों, इसके लिए तो होता है आभासी। और जो हम जो वास्तविक आयतन में परिवर्तन देखते हैं उसके लिए होता है वास्तविक प्रसार गुणांक। तो देखते हैं इनके फॉर्मूलाज। द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक यानी कि आयतन में जो आभासी परिवर्तन होता है उसके लिए आभासी प्रसार गुणांक का प्रयोग किया जाता है। उसका सूत्र उसी तरह की से निकाला जाता है जिससे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो ठोसों के लिए हमने रेखीय और क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक के लिए जो फॉर्मूला निकाला था उसी प्रकार से निकाला गया है कि जो ये प्रसार गुणांक बराबर होगा आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि यानी डेल्टा थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा वो प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर जो डेल्टा भी होता है वो आयतन में वृद्धि होती है, और ये यहाँ तक ये जो वी होता है ये होता है प्रारंभिक आयतन, और ये डेल्टा थीटा होता है ये होता है
ताप में वृद्धि। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा आभासी प्रसार गुणांक निकालना है तो YA लगाया जाता है, और यदि हमें वास्तविक प्रसार गुणांक निकालना होता है तो रियल यानी R लगाया जाता है। तो वास्तविक प्रसार गुणांक का फॉर्मूला भी यही होता है, ओनली इसके अंदर एक ही जगह R लगा दिया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होता है वो होता है रियल, यानी कि जो रियल आयतन परिवर्तन होता है कि पहले यहाँ था और अब यहाँ पर आ गया। और आभासी अपन देखते हैं, आभासी के अंदर पहले तो नीचे जाता है फिर से वो वापस आता है, तो ये जो होता है वो आभासी मानते हैं, और ये इतना आयतन परिवर्तन होता है वो होता है वास्तविक। अब पढ़ते हैं, अब द्रव्य का वास्तविक प्रसार, यानी कि द्रव्य का जो वास्तविक प्रसार होता है वो होता है आभासी प्रसार और आयतन में प्रसार के बराबर। यानी कि हमने देखा कि जो पहले द्रव्य लिक्विड यहाँ पर होता है और उसके कुछ समय बाद वो जाता है यहाँ पर, यानी कि आयतन में बर्तन में प्रसार होने के कारण, और फिर से लिक्विड को और ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो उसका लिक्विड का आयतन बढ़ने के कारण फिर लिक्विड हमारा यहाँ तक आ जाता है। लेकिन जो हमारा जो वास्तविक ये आयतन परिवर्तन होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, पहले जो बर्तन के कारण जो लिक्विड में परिवर्तन होता है उसके, और जो हमारा उसके अंदर आभासी परिवर्तन होता है द्रव्य के अंदर आयतन के अंदर, उसके बराबर होता है, ये आभासी परिवर्तन होता है। तो ये वास्तविक जो हमारा आयतन में परिवर्तन होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी द्रव्य का आभासी प्रसार और बर्तन के आयतन का प्रसार। तो देखिए जो रियल हो जाएगा वो आभासी के और हमारा जी यानी कि जो बर्तन होता है उसके प्रसार के बराबर हो जाएगा। फिर जो ऊपर हमारे सूत्र दिए हैं, जो आयतन में जो प्रसार यानी कि डेल्टा V का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा V, फिर यानी कि प्रसार से गुणांक होता है और ताप में परिवर्तन, इनके जगह यानी कि अलग अलग वास्तविक आभासी और बर्तन के लिए रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा कि रियल का आयतन प्रसार बराबर होगा द्रव का आभासी प्रसार और बर्तन का आयतन प्रसार, और इनको आपस में काटने पर हमारा जो ये फॉर्मूला बनता है ये होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आभासी प्रसार गुणांक होता है यानी वास्तविक प्रसार होता है वह आभासी प्रसार के और बर्तन के प्रसार के इक्वल होता है। यानी कि हमारा जो वास्तविक प्रसार गुणांक होता है वो आभासी प्रसार गुणांक और बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक होता है उसके बराबर होता है। और दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा जो प्रसार गुणांक का, यानी प्रसार गुणांक का फॉर्मूला ये होता है कि प्रसार गुणांक बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में परिवर्तन डेल्टा थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तापांतर है उसको ओनली थीटा दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा नहीं लगाया गया है। और जो यानी कि जो हमारा डेल वी है इसको V2 माइनस V1 लिखा गया है, और जो प्रारंभिक आयतन है उसको V1 और जो बाद का आयतन लिखा गया है उसको V2। तो ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा ये बनता है कि जो लेमडा बराबर ये हो जाएगा आयतन में परिवर्तन यानी V2 माइनस V1 अपॉन प्रारंभिक आयतन V1 इंटू ताप में परिवर्तन थीटा। इससे अपन जो V1 का मान निकालते हैं तो पहले जो ये वाला टर्म होता है वो इधर आ जाता है, फिर जो ये V1 आ जाता है वो भी इसके प्लस में हो जाएगा, फिर V1 कॉमन लेने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V2 बराबर V1 कोष्टक में 1 प्लस डेल्टा थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना, ये मैंने बताया आपको कैसे आता है कि हम मान जाते हैं कि जो फॉर्मूला होता है प्रसार गुणांक होता है आयतन में परिवर्तन यानी V2 माइनस V1 अपॉन प्रारंभिक आयतन यानी V1 इंटू थीटा। इस इक्वेशन को पहले यानी कि जो ये टर्म होता है इसको इधर लेकर के आएंगे तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा V1 थीटा इंटू ये जो हमारा प्रसार गुणांक होता है वो, फिर ये जो V1 वाला टर्म है वो माइनस का इधर है तो इधर आने के बाद प्लस को हो जाएगा, तो V2 और प्लस आने के बाद V1 को कॉमन ले लेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा V1। तो यहाँ पर जो V1 आएगा उसकी जगह तो बचेगा एक और एक टर्म बचेगा इसका थीटा लेमडा वाला। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V2 इज इक्वल टू V1
वन प्लस लेमडा थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर V1 होता है वो थीटा 2 पर आयतन होता है, और V2 होता है वो थीटा 2 पर V1 होता है थीटा 1 पर, और थीटा बराबर होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 इन तापांतर के बराबर होता है। और ये जो लेमडा होता है वो आयतन प्रसार गुणांक होता है। अब दोस्तों यदि आप हमारा जो ये आयतन वाला पद है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा घनत्व का सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। या अपन जो आयतन है इसका सूत्र लिख सकते हैं, इनकी हमारा जो घनत्व होता है D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन यानी M/V। और यदि अपन V के जगह पर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा V = M/D। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखने के बाद यानी कि इसमें लिखेंगे तो M से M कट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इनका समान होता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला बनेगा D2 = D1 कोष्टक में 1 माइनस लेमडा 1। दोस्तों ये जो माइनस का चिन्ह है वो आया है क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं आयतन और घनत्व, उसके कारण आता है। तो यह फॉर्मूला उसी से डिवाइड हुआ है ऊपर वाले सूत्र से। तो यहाँ पर जो D2 होता है वो थीटा 2 पर घनत्व होता है, और D1 होता है थीटा 1 पर घनत्व है। दोस्तों याद रखना, यदि आयतन वाला फॉर्मूला होता है उसके अंदर प्लस आता है और घनत्व वाले के अंदर माइनस आता है। अब पढ़ेंगे जल का असामान्य व्यवहार। सामान्यतः गर्म करने पर सभी द्रव्यों का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल का व्यवहार सामान्य द्रव्यों के विपरीत होता है। इस ताप अंतराल में ताप बढ़ने पर जल का आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। इसी से जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे जो अन्य लिक्विड होते हैं उनको 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो उसके आयतन में हम जानते हैं ताप वृद्धि के कारण प्रसार होता है, तो निरंतर उसका ताप में वृद्धि होगी। लेकिन जो द्रव्य होता है उसका जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए 0 डिग्री से इसको गर्म करना अपन शुरू करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते इसके आयतन में कमी होती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन जो असामान्य व्यवहार होता है वो 0 से लेकर के 4 तक होते हैं, क्योंकि सभी जो सामान्य लिक्विड होते हैं उनका 0 से लेकर के 4 के बीच भी आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन जो जल का आयतन होता है वो 0 से लेकर के 4 तक यदि अपन गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है, ताप अंतराल में उसका आयतन घटता है। तो यही हमारा जल का जो असामान्य व्यवहार होता है, यानी कि यही इसे ही अपन असामान्य प्रसार कहते हैं। जल का असामान्य प्रसार यानी कि अन्य जो लिक्विड होते हैं उनकी तुलना करें तो इसका जो प्रसार होता है वो उनके समान नहीं होता। अब पढ़ेंगे अपन गैसों का प्रसार। गैसों को गर्म करने पर गैसों का प्रकार ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों जो उनके अणु होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर को उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वो और ज़्यादा काफ़ी दूर होते हैं। तो इस कारण जो इनका जो प्रसार होता है वो ठोसों की और द्रवों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। और गैसों की अपनी कोई आकृति नहीं होती है, इसमें केवल आयतन प्रसार ही होगा। देखिए दोस्तों, द्रव की भांति ही जो हमारी गैस होती है उसकी भी कोई आकृति नहीं होती है, यानी कि इसको भी किसी पात्र में रखा जाता है या यह तो स्वतंत्र भी रह सकती है, लेकिन वॉल्यूम को नापने के लिए इसको किसी पात्र में रखा जाता है। तो इसमें भी केवल आयतन पर प्रसार ही संभव है, और किसी गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर करता है। अतः गैस में ताप या प्रसार के दो परिस्थितियों के अध्ययन किया जाएगा। यानी कि पहला तो करेंगे अपन स्थिर दाब पर आयतन व ताप में संबंध, और दूसरा करेंगे स्थिर आयतन पर दाब एवं ताप में संबंध। देखिए दोस्तों, यदि दाब को स्थिर रखा जाता है तो हम जानते हैं कि जो चार्ल्स का नियम होता है वो ये होता है कि स्थिर दाब पर ताप और वॉल्यूम होते हैं वो आपस में समानुपाती होती हैं, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के समान होता है स्थिर दाब पर। यही हमारा चार्ल्स का नियम होता है। तो स्थिर दाब पर यदि अपन गैस के प्रसार की बारे में बात करते हैं वो चार्ल्स के नियम से ज्ञात किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आयतन वाला वही होगा। वी थीटा बराबर हो जाएगा V0 कोष्टक में 1 प्लस प्रसार गुणांक इंटू ताप परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वी थीटा होता है वो थीटा टेम्परेचर ताप पर होता है, और जो V0 होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप होता है। यानी 0 से यदि इसको थीटा से गर्म किया जाता है तो इसके वॉल्यूम के अंदर जो परिवर्तन होता है वो होगी V
थीटा माइनस वी नोट, यानी वी थीटा माइनस वी नोट इसके ताप में, इसके आयतन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है वो गैस का स्थिर दाब पर प्रसार का फॉर्मूला होता है। अब बढ़ेंगे अपन स्थिर आयतन पर दाब एवं ताप में संबंध। यदि अब आयतन यानी वॉल्यूम को स्थिर रखा जाता है तो जो हमारा टेम्परेचर यानी कि थीटा, ये हमारा टेम्परेचर है, और ये जो हमारा दाब है इसके अंदर संबंध निकाला जाता है। और इससे यानी कि दाब का जो नियम होता है वो इसी से निकाला गया है कि जो दाब होता है यानी P वो समानुपाती होता है T के। कब? जब वॉल्यूम यानी आयतन को स्थिर रखा जाए यानी कांस्टेंट रखा जाए। यानी आयतन को कांस्टेंट रखने पर हमारा जो प्रेशर होता है वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के। और ये इसी फॉर्मूले से यही निकाला जाता है कि जब 0 डिग्री यानी कि आयतन नियत होता है ये, और ये जो हमारा पी थीटा है यह हमारा दाब है, थीटा टेम्परेचर पर पी नोट है, यह 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब है। और जो हमारा दाब का नियम है वो इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं यानी कि हमारा जो स्थिर दाब पर प्रसार गुणांक है एक स्थिर आयतन पर प्रसार गुणांक है उसके मध्य संबंध। तो देखिए दोस्तों ये दोनों गुणांक होते हैं वो आपस में इनके जो मान होते हैं वो समान होते हैं। इनके मान अलग अलग नहीं होते बल्कि डिफरेंट नहीं होते हैं, यह मान समान ही होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन जो गैस के जो सामान्य कुछ नियम है उनके बारे में। पहला है बोयल्स का नियम। देखिए बोयल्स का नियम के अनुसार क्या है कि नियत ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का आयतन और उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि हम टेम्परेचर को नियत रखा जाए, यानी कि हमें कोई गैस दी हुई है, मान लो कोई भी गैस है किसी पात्र में निश्चित है, यदि इसके टेम्परेचर को भी नियत रखा जाए तो यदि इसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है तो दाब में कमी होगी, और वॉल्यूम को कम किया जाता है तो इसका जो प्रेशर है उसमें वृद्धि होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर ये जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात यानी P समानुपाती 1/V, यही हमारा बोयल्स का नियम है। तो दोस्तों याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि बोयल्स के नियम अनुसार होता है P समानुपाती 1/V या P समानुपाती V या P समानुपाती T। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोयल्स के नियम अनुसार होता है। तो बोयल्स के नियम अनुसार ताप को तो नियत रखा जाता है और हमारा जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम होता है, इस नियम के अनुसार दाब को तो नियत रखा जाता है यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, और जो टेम्परेचर होता है वो समानुपाती होता है दाब के, यानी टेम्परेचर आयतन के समानुपाती होता है। दाब को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर V के समानुपाती होगा, यानी V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के रहेगा वो निकल के रहेगा V समानुपाती T। और यदि इनको V1 और T1 मानते हैं और समीकरण A को डिवाइड करेंगे तो V2/V1 बराबर आएगा T2/T1। अब पढ़ते हैं दाब का नियम। इस दाब का नियम हमारा ये कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि यदि अपन आयतन यानी वॉल्यूम को नियत रखा जाए तो उसका टेम्परेचर होता है वो समानुपाती होता है पी के, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यही हमारा दाब का नियम होता है। और हम पढ़ेंगे ताप का परम स्केल, यानी ताप का वही स्केल जो परम शून्य अर्थात -273 से प्रारंभ होता है और जिसका प्रत्येक भाग सेल्सियस के प्रत्येक भाग के बराबर होता है, परम स्केल ताप का कहा जाता है। देखिए जो परम स्केल ताप होता है वो हमारा एक इस प्रकार का स्केल होता है जो ताप को मापता है, और जो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन से, या फिर हम कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, और इसका जो प्रत्येक भाग होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये जो हमारा स्केल होता है इसे ताप का परम स्केल कहा जाता है। दोस्तों याद रखना जो परम स्केल है यानी कि ये जो परम ताप होता है इसे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे जो ताप का परम स्केल क्या होता है, यानी कि जो वह स्केल जो 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस से नापना स्टार्ट करता है, और जिसका जो एक पैमाना होता है यानी कि एक भाग होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, वह पैमाना होता है ताप का परम स्केल होता है। अब पढ़ेंगे पूर्ण गैस या वास्तविक गैस।
वे गैसें जो बॉयल व चार्ल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती हैं पूर्ण गैस या आदर्श गैस कहलाती है। यानी कि दोस्तों वे गैसें जो यानी कि हमारा जो चार्ल्स का नियम होता है, दाब का नियम होता है और बॉयल्स का नियम होता है, इन सब का सभी स्थितियों में पालन करे वही हमारी परफेक्ट गैस यानी पूर्ण गैस कहलाती है। देखिए दोस्तों, ये जो तीनों हमारे जो इक्वेशन है, ये पी समानुपाती वन यानी कि पी अनुक्रमानुपाती होता है वी के, और जो टी समानुपाती होता है वी के, और टी समानुपाती होता है पी के। इन तीनों को मिलाकर के हमारी एक ही इक्वेशन बनती है, वो होती है हमारी पीवी अब समानुपाती होती है पीवी समानुपाती टी, या अपन इसको बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये दोस्तों हमारी एन होती है वो मोलों की संख्या होती है, पी होता है हमारा प्रेशर होता है, वी होता है हमारा वॉल्यूम, आर होता है यहाँ पर जो समानुपाती चिन्ह को उठाते हैं उसका सार्वत्रिक नियतांक। इसको मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ। जो हमारी इन तीनों इक्वेशनों को मिलाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, वो होती है हमारी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो दोस्तों ये हमारी जो इक्वेशन बनती है इसको अपन बोलते हैं वास्तविक गैस समीकरण। यानी कि जो गैस इस समीकरण का पालन करती है हर टेम्परेचर पर, हर दाब पर व हर वॉल्यूम पर, यानी हर स्थिति में, वही हमारी वास्तविक गैस कहलाती है। और दोस्तों ये जो हमारे तीनों नियम होते हैं वो इसी इक्वेशन के अंदर समाहित होते हैं। यदि अपन पी को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो वी के समानुपाती होता है, यानी वी इज इक्वल टू टी है। और यहाँ पर जो इसको हटाएंगे तो ये इज इक्वल टू समांतर में बदल जाएगा। यदि अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है पी समानुपाती टी वाला। यदि अपन टी को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा जो पीवी का मान है वो निकल कर आता है, यानी कांस्टेंट, यानी कि इसको कांस्टेंट रहेंगे तो कांस्टेंट रहेंगे, यानी पी इज इक्वल टू नियत है, यानी कि पी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वन वी के। तो यानी कि जो तीनों हमारे जो नियम है, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम और दाब का नियम, ये तो तीनों नियम वास्तविक समीकरण से ही निकल कर आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो वास्तविक हमारी समीकरण होती है या पूर्ण गैस होती है वह वही गैस होती है जो बॉयल्स चार्ल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे, मतलब कि हर स्थिति में पालन करे, वो पूर्ण गैस कहलाती है। और जो इसका पालन नहीं कहलाती, वो यानी पालन नहीं करती है, उन्हें अपन आदर्श गैस कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।